मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम आधुनिक भारत के इतिहास को समझने की प्रयास कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने इस चीज को समझने का प्रयास किया था कि 19वीं शताब्दी के अंदर भारतीय समाज में किस तरह से सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन होता है, क्योंकि भारतीय समाज में कई तरह की कमियां थी, कई तरह की बुराइयां थी और उन बुराइयों को दूर करने के लिए भारतीय समाज में एक आंदोलन की शुरुआत होती है और इस आंदोलन की वजह से कई तरह की चीजों में परिवर्तन भी आया था। तो इस आंदोलन से पहले जब हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने देखा था कि 1857 ईस्वी की क्रांति किस तरह से हुआ था, उसके घटनाक्रम के विषय में हमने समझा था और हम ये भी समझ चुके थे कि जो ब्रिटिश की नीतियां थी भारत के अंदर, चाहे वो धार्मिक नीति हो, सामाजिक नीति हो या राजनीतिक नीति हो, वो कहीं न कहीं भारत के लोगों के लिए सही नहीं था। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ कमाने के चक्कर में ब्रिटिश ने क्या किया कि भारतीय लोगों को ध्यान में नहीं रखा। इससे भारत के अंदर कई तरह की समस्याओं की शुरुआत होती है और इस समस्या की वजह से भारतीय लोगों के अंदर एक आक्रोश की भावना जन्म लेता है। और 1857 की क्रांति भले ही असफल रहा, पर इन्होंने एक चीज जरूर कर दिया कि भारतीयों को ये विश्वास दिला दिया कि अगर उन्हें अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना है, अगर उन्हें ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाना है तो एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के ही आंदोलन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो 1850 ईस्वी के बाद भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत होता है और ये राष्ट्रवाद कहीं न कहीं भारतीय लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित करता है, एक होकर के इस देश को स्वतंत्र करने के लिए मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है। इसी क्रम में कई संस्था बने जो भारत के लोगों को मिला करके उनकी मांगों को सरकार के सामने रखने का प्रयास करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो बना वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने के पीछे कई कारण थे। अगर हम वो कारण को समझे तो एक कारण तो ये था कि ब्रिटिश की जो नीतियां थी उस नीतियों से भारतीय लोग परेशान थे। उनको लगता था कि उनकी बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए। सरकार की चलाने की जो प्रक्रिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की या ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसमें सुधार होना चाहिए, उसमें भारतीयों को भी सहभागी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, तब जाकर के ही भारतीय लोगों की स्थिति में सुधार हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो सामाजिक सुधार आंदोलन है, सामाजिक सुधार आंदोलन ने भी भारतीय लोगों को प्रोत्साहित किया, भारतीय लोगों को ये विश्वास दिलाया कि उनका भी इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, उनका भी अतीत जो है वो बहुत सारे उपलब्धियों से भरा हुआ है। तो वो लोग किसी भी मामले में ब्रिटिश लोगों से, जो अंग्रेज है या जो यूरोपीय लोग हैं, उनसे पीछे नहीं है। और इसी क्रम में भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेता है। तो देखिए, अगर राष्ट्रवाद की बात करें, नेशनलिज्म की बात करें, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपने छोटे छोटे जो उनकी पहचान है, आइडेंटिटी है, उन पहचान को छोड़ करके एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए ज्यादा समर्पित होकर के काम करते हैं, ज्यादा एकजुट होने की प्रयास करते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि राष्ट्रवाद के विकास में धर्म की भूमिका होती है, जाति की भूमिका होती है, नस्ल की भूमिका होती है, और जब किसी व्यक्ति एक समान धर्म को मानते हैं, एक समान नस्ल को मानते हैं या एक समान भाषा बोलते हैं, तो इस वजह से राष्ट्रवाद की भावना का विकास आसानी से होता है। लोग एकजुट होने के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं। पर अगर भारत के मामले में देखें तो भारत विविधताओं का देश रहा है। हमारे यहाँ सांस्कृतिक विविधता रही है, धार्मिक विविधता रही है। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा भाषा बोला जाता है। तो जो यूरोप में चीजें थी, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ था, उनका आधार कहीं न कहीं नस्ल और भाषा था कि एक समान नस्ल को बोलने वाले लोग मिलकर के एक राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित हुए। पर भारत में ऐसा नहीं था। भारत में हमारी जो कंपोजिट कल्चर है, हमारी जो मिली जुली संस्कृति है और जो हमारी प्राचीन
जो हमारा विरासत है, जिसमें कि सभी धर्म के लोग मिल करके रहते थे, वो चीज भारतीय लोगों को प्रेरित किया जो 1850 ईस्वी के बाद, और उसके अंदर ये भावना जन्म लेता है कि वो सब मिल करके इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश के आजादी के लिए, और अपने भी जो उनकी समस्या है उन समस्या के समाधान के लिए एकजुट होकर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। राष्ट्रवाद की भावना के अंदर जो विदेश में घटनाक्रम हो रहा था, जिनमें कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, हालांकि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ, पर इस क्रांति का प्रभाव ये रहा कि लंबे समय तक यूरोप में आजादी की मांग होने लगी, अपनी पहचान की मांग होने लगी, और वो विचारधारा कहीं न कहीं भारतीय लोगों को भी प्रेरित किया। और पश्चिम की जो नए विचार थे, जिनमें कि लोकतंत्र की बात की जा रही थी, समानता की बात की जा रही थी, अधिकार दिए जा रहे थे, जिनमें कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव को मना किया जा रहा था, उस तरह के विचार भारत के लोगों के अंदर भी आता है और भारतीय लोग एकजुट होने का प्रयास करते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद अपने मांग सरकार के सामने रखने के लिए कई छोटी संस्थाओं का निर्माण हुआ। हालांकि वो संस्था बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, क्योंकि वो अपने निजी हितों के लिए बनाया गया था। जैसे बंगाल में लैंड होल्डर सोसाइटी बनाया गया, जिसमें जो जमींदार वर्ग के लोग थे वो अपनी जो उनकी समस्याएं थी या उनका जो मांग था वो मांग उठाने का प्रयास किया उस संस्था के द्वारा। पर इसका जो सामाजिक आधार था या इनमें जो लोग जुड़े हुए थे वो बहुत कम मात्रा में थे, तो ये संस्था उतना अधिक काम नहीं कर पाया। सबसे बड़ी संस्था भारत के अंदर जो निर्माण होता है भारतीय लोगों के मांग के लिए, इस देश में सामाजिक सुधार के लिए, राजनीतिक सुधार के लिए, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आइए हम समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ और उस समय ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी जिसके वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब स्थापना होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरू की कार्य करने की शैली, खास करके 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी की कार्य करने की शैली, जिसको कहा जाता है उदारवादी चरण, मॉडरेट फेज, इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस तरह से काम किया और इसको किस तरह की सफलताएं मिली, और इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियां किस तरह से था, पॉलिसी क्या थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने डिमांड मांगने के, और इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या क्या सीमाएं रही, क्या क्या खामियां रही, इन चीजों को समझेंगे। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा फेज शुरू होता है, सेकेंड फेज शुरू होता है, वो शुरू होता है 1905 से, और ये 1905 से लेकर के 1919 तक माना जाता है, क्योंकि 1919 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की भूमिका होता है वह है महात्मा गांधी। और जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी पूर्ण रूप से सक्रिय होता है, तो 1919 के बाद 1947 तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन की चरण है उसको गांधी इरा कहा जाता है, उसको गांधी युग कहा जाता है। तो मुख्य रूप से आज इस वीडियो में हम समझेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस तरह से हुआ और शुरुआत समय में इसके काम करने के तरीके क्या थे, और बाद के वर्षों में इसके काम करने के तरीके में परिवर्तन क्यों आया। इन चीजों को अब हम समझने की प्रयास करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 22 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। और यह स्थान कहाँ था? स्थान ये था बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में पूरे भारत के बहुत सारे लोग
इस बैठक में शामिल हुए और इस चीज पर सहमति जताए कि एक ऐसी संस्था का निर्माण होना चाहिए जिसमें कि भारत के सभी भागों के लोग शामिल हो, सभी भाषा बोलने वाले लोग शामिल हो, मतलब प्रत्येक वर्ग जो भारतीय का है, चाहे वो अलग धर्म का है, अलग जाति का है, अलग क्षेत्रीयता से है, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देखिए जो इसका स्थापना के लिए जो शुरू में स्थान चुना गया था वो था पुणे में चुना गया था। पुणे में ग्वालियर टैंक मैदान में, यहाँ पे एक कॉलेज था ग्वालियर टैंक मैदान, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कॉलेज में किसका स्थापना हुआ था? आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कब? 1885 ईस्वी में। शुरू में जो इसका निर्धारण था कहाँ पे? पुणे में मीटिंग होना था, पर पुणे में क्या हुआ कि इस समय प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने के कारण यहाँ क्या किया कि यहाँ जो मीटिंग होने वाला था इनको पोस्टपोन कर दिया गया और इसके जगह निर्धारित किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहली बैठक होगा वो कहाँ पे होगा? वो होगा बम्बई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो ग्वालियर टैंक मैदान के पास था, वहां पे होगा। अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके संस्थापक एक ब्रिटिश अधिकारी थे, एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे, रिटायर्ड थे, आईसीएस अधिकारी वो थे। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात करें, संस्थापक, तो इसका संस्थापक था ए.ओ. ह्यूम। संस्थापक एवं महासचिव भी थे, एवं महासचिव, संस्थापक एवं महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। और ये जो ए.ओ. ह्यूम थे ये कौन थे? ये सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी नहीं, इन्हीं के प्रयास से क्या किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। ऐसा लगता है कि ये भारत के लोगों की समस्याएं के प्रति ज्यादा ही जागरूक थे। तो ये रिटायर होने के बाद क्या करता है कि भारत के अलग अलग भागों में जो छोटी छोटी संस्थाएं काम कर रही थी, इन्होंने प्रयास किया कि इन छोटी संस्थाओं को मिला करके एक ऐसी संस्था बनाया जाए जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे, पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करे। तो इन्हीं के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है 1885 में। और ये जो ए.ओ. ह्यूम थे ये कौन थे? ये ब्रिटिश अधिकारी थे, ये ब्रिटिश थे, नहीं ब्रिटिश स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और ये जो पहला अधिवेशन हुआ या पहली बार जो सम्मेलन हुआ लोगों का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ, इसमें जो था प्रथम अधिवेशन की बात करें तो इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन के अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और अगर हम ये देखें कि इस अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किसमें? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में, तो इसमें कुल मिलाकर के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और ये 72 प्रतिनिधि किसी एक धर्म से नहीं थे, लगभग सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इनमें अगर हम देखें 72 प्रतिनिधियों में, तो इनमें हिंदुओं की संख्या कितने थे? हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कितने थे?
तो 54 हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, मुस्लिम समुदाय से भी 4 लोग थे और अलग अलग समुदाय के लोग भी इसमें शामिल हुआ था, जिसमें कई एंग्लो इंडियन भी थे। नहीं, तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है एक ऐसी संस्था के रूप में जो भारतीयों की मांग सरकार के सामने रख सके, भारत के लोगों की जो समस्या है ये समस्या सरकार के सामने रखें और सरकार को कहें कि इन समस्याओं को सुधार करे, लोगों के जीवन जो मुश्किल है उनको कम करने की कोशिश किया जा सके। एक चीज और याद रखना है आपको कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रहा था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये चीज याद रखना है। अगर हम ये समझें कि इस समय वायसराय कौन थे, तो इस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इस समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड डफरिन। और अगर हम ये डफरिन इस समय भारत के वायसराय थे। नहीं, तो इस तरह से भारत के पहली ऐसी संस्था का निर्माण होता है जो भारतीय समस्याओं का मांग किसके सामने रखता है, तो सरकार के सामने रखता है, ब्रिटिश सरकार के सामने रखता है और इस देश की समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं। अगर हम शुरुआती लक्ष्य समझें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरुआती लक्ष्य क्या क्या रहा था, अगर हम इनकी लक्ष्य देखें तो सबसे पहला तो ये था कि भारतीयों को आधुनिक राजनीति से प्रेषित करना। आधुनिक राजनीति से परिचित कराना, क्योंकि भारत में अभी भी जो लोकतंत्र के विचारें हैं, जो समानता के विचारें हैं, या जो अधिकार की बात होती है या धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, जो आधुनिक राजनीति की आधार स्तंभ माना जाता है, ये आधार स्तंभ न तो लोगों के पास उतनी जानकारियां थी और न ही भारतीय राजनीति में अभी तक देखने को मिल रहा था। और पश्चिम के विचारों से प्रभावित होकर के और पश्चिम में जिस तरह की नई नई संस्थाओं का निर्माण हो रहा था, चाहे वो राजनीति में हो या फिर लोगों के दैनिक जीवन में हो, इस चीज से प्रभावित होकर के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनका पहला लक्ष्य यही होता है कि भारत के लोगों को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया जाए, लोगों को बताया जाए कि लोकतंत्र क्या होता है, समानता क्या होता है। दूसरा इसका लक्ष्य था कि सरकार के सामने सरकार को भारतीय लोगों की समस्या से अवगत कराना। नहीं, दूसरा लक्ष्य यही था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कि सरकार को भारतीय लोगों की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से अवगत कराना। और जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब एक ऐसी संस्था के रूप में स्थापित हुआ है जो लगभग पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये संस्था बेहतर तरीके से सरकार को भारत के लोग की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से अवगत करा सकते थे, सरकार को बता सकते थे कि लोगों के पास किस तरह की समस्याएं हैं। इसका एक और लक्ष्य था कि भारत के अंदर जो संकीर्ण विचार है, जो धर्म, जाति या भाषा, क्षेत्रीयता जैसी विचारें जो है, इन विचारों के जगह किसको लाना है, राष्ट्रवाद को लाना है। नहीं, भारत एक राष्ट्र होगा और इस देश में रहने वाले सभी लोग अगर इसके नागरिक हैं तो उसके अंदर किसी तरह की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को मिलजुल करके, एकजुट होकर के इस देश को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। इस तरह की भावना का जन्म देने के लिए भी इसमें क्या किया गया कि इसको बनाया गया। इसके साथ साथ शुरुआत में तो ये था कि सरकार को भारतीय लोगों की समस्याओं से अवगत कराना, साथ में भविष्य की राजनीति के लिए, भविष्य की राजनीति पर
विचार विमर्श करना, विचार करना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, इनमें सभी लोग बुद्धिजीवी लोग थे, सभी लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे और सफल लोग थे। तो इन लोगों का ये मानना था कि भारतीय लोगों को भी सरकार चलाने में सहभागी होना चाहिए, भारतीय लोगों को भी पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए गवर्नमेंट को चलाने में। पर ब्रिटिश शासन ये नहीं चाहता था कि भारतीय लोगों को शामिल करे। तो भविष्य की राजनीति में किस तरह के से काम करके सरकार में किस तरह से भारतीयों का सहभागी हो, भारतीय लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, इन चीज के लिए भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये लक्ष्य बनाया कि आगे हमें इन चीज पर भी काम करना है। अब देखिए, इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ और इन्होंने अपनी शुरुआती लक्ष्य निर्धारित किया। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने शुरुआत के कुछ समय तक किस तरह से काम किया। देखिए, कांग्रेस का जो शुरुआत का समय है उसको उदारवादी या नरम दलीय चरण माना जाता है। नरम दलीय चरण। शुरुआत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काम करने की शैली था उसको उदारवादी चरण या नरम दलीय चरण माना जाता है। और ये समय अवधि कब से कब तक का होता है? तो 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी के बीच का जो समय काल है, इस दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यशैली है, इनको उदारवादी या नरम दलीय चरण के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है हम आगे समझेंगे। और इस समय जो प्रमुख नेता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी थे, हमने उनका जिक्र नहीं किया, पर यहां समझ लीजिए इनमें कौन कौन थे। दादा भाई नौरोजी, उसके बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, ये गोपाल कृष्ण गोखले वही है जो बाद में कई सारे इन्होंने काम भी किया, पर एक चीज के लिए भी गोपाल कृष्ण गोखले जाना जाता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में। तो गोपाल कृष्ण गोखले, उसके बाद फिरोज शाह मेहता, ये सभी लोग क्या थे? उस समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। और इन सभी नेताओं को क्या माना जाता था? उदारवादी या नरम दलीय कांग्रेस माना जाता था। अगर इसके हम कार्यशैली की बात करें शुरुआती चरण में या उदारवादी चरण में, कि इसकी कार्यशैली किस तरह का रहा, और इसके कार्यशैली के कारण ही कांग्रेस के जो ये प्रथम चरण के नेता थे या प्रथम चरण की जो इनके कार्य करने की तरीके थे, इनको उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है, मॉडरेट फेज के रूप में जाना जाता है। तो अगर इनकी कार्यशैली की बात करें कि इनका किस तरह का कार्यशैली था, तो इनकी कार्यशैली में सबसे पहला चीज जो याद रखना है वो ये था कि ये संवैधानिक तरीके से अपने संवैधानिक तरीके से मांग रखने के पक्षधर। तो शुरुआत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य करने के तरीका था वो क्या था कि संवैधानिक तरीके से सरकार के सामने अपनी मांग हम रखेंगे, ज्यादा
प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर कुछ करना भी हो तो वो संवैधानिक होना चाहिए। सरकार के खिलाफ अगर धरना ही देना हो या प्रदर्शन ही करना हो तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से काम करेंगे, लेकिन संविधान के दायरे में रहेंगे। सरकार के कामकाज में किसी तरह की मुश्किलें नहीं उत्पन्न करेंगे। सरकार के कामकाज में हम बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे। इसलिए कांग्रेस के जो ये कार्य करने की तरीका था, आप इसको समझ सकते हैं दया याचिका। सबसे पहले देखिए याचिका की रणनीति। याचिका की रणनीति और प्रार्थना की रणनीति। नहीं, सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। अगर वो मांग मानते हैं तो भी सही, नहीं मांगते हैं तो भी सही। हम सरकार के काम में किसी तरह की दखल नहीं देंगे, किसी तरह की समस्या नहीं उत्पन्न नहीं करेंगे। इसलिए जो कांग्रेस की जो शुरुआती चरण है, जिसको मॉडरेट फेज कहा जाता है या उदारवादी चरण कहा जाता है, उनके कार्य करने की शैली को दया एवं याचिका की शैली भी कहा जाता है, प्रार्थना की शैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये सरकार से ये मांग करते थे पर सरकार के सामने किसी तरह की बाधाएं उत्पन्न नहीं करते थे। ये सब लोग संवैधानिक तरीके से काम करने के पक्षधर थे। दूसरा चीज इसकी कार्यशैली में ये था कि इन लोगों को लगता था कि ब्रिटिश सरकार के ये पक्षधर थे। ब्रिटिश सरकार के पक्षधर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो उदारवादी चरण के नेता थे उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार भारत में शासन कर रहा है, इससे किसी तरह की इनको समस्या नहीं थी या किसी तरह का शिकायत नहीं था। क्योंकि 1857 की जब क्रांति होता है और 1858 का जब अधिनियम आया, तो उस अधिनियम के बाद भारत के शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से किसके पास चला गया? ब्रिटेन क्राउन के पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। तो अब सीधे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटेन की पार्लियामेंट भारत के लिए कानून बनाते थे और भारत पे शासन करते थे। तो इन सबको लगता था कि जिस तरह से ब्रिटेन में क्या है, लोकतंत्र है, लोगों को अधिकार दिया गया है, लोगों की बातों को सुना जाता है, तो इसलिए ये लोग क्या करते थे कि ब्रिटिश शासन के पक्षधर थे। लेकिन इनको शिकायत किससे था? तो ब्रिटिश अधिकारी से शिकायत था। शिकायत था इनको ब्रिटिश अधिकारी से। ब्रिटिश अधिकारी से इसका मानना था कि भारत में जो ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ये ब्रिटिश शासन के कारण नहीं उत्पन्न हो रहा है, बल्कि भारत में समस्या इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि जो ब्रिटिश अधिकारी है वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, वो मनमर्जी करते हैं। इसलिए इनको शिकायत किससे था? ब्रिटिश अधिकारी से थे। यानी कि ये ब्रिटेन के जो शासन व्यवस्था है उनके प्रति इनको किसी तरह का कोई दिक्कतें नहीं था, किसी तरह की समस्याएं नहीं था। मतलब ये इसके प्रति तो ये थे, लेकिन इसके प्रति इनको लगता था कि भारत की जो स्थिति खराब हो रही है या भारतीय लोगों के सामने जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इस समस्या के पीछे ब्रिटिश शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि ब्रिटिश अधिकारी के कार्य करने के तरीके हैं, कार्यशैली है, जिस वजह से यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो रहा था। दूसरी तरफ ये पश्चिम के विचारों एवं संस्थाओं, पश्चिम के विचारों पश्चिमी विचारों एवं संस्थाओं से प्रभावित था। नहीं, पश्चिम की जो विचारें थी, जो लोकतंत्र की बात पश्चिम में किया जा रहा था, समानता की बात किया जा रहा था, और पश्चिम में जो संस्था बन रही थी, चाहे वो पार्लियामेंट का निर्माण हो रहा था कानून बनाने के लिए, या कार्यपालिका के द्वारा जो सरकार चलाया जा रहा था, इन सब चीजों पे इन लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा था और ये लोग पश्चिम के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अब हम ये समझते हैं कि जो शुरुआत की चरण होता है, जिसको मॉडरेट फेज कहते हैं कांग्रेस के, इनमें समाज के कौन कौन लोग जुड़े हुए थे।
तो अब हम समझते हैं कि शुरुआती चरण में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इनका सामाजिक आधार क्या रहा। सामाजिक आधार, देखिए जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ उस समय इनके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? मध्य वर्गीय शिक्षित लोग। मध्यवर्गीय शिक्षित लोग इससे संबंधित था, किससे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इसमें शामिल था। पर दूसरी चीज, ये जो शिक्षित लोग थे सब सफल व्यक्ति थे, नहीं अपने जीवन में सभी सफल थे, ये सब के सब सफल थे। कोई बहुत बड़ा पत्रकार था तो कोई वकील था, नहीं, इसलिए ये शिक्षित वर्ग के लोग शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और इन लोगों को राजनीति के लिए बहुत कम वक्त मिलता था, क्योंकि ये अपने पेशे में इतने सफल थे कि इनके पास राजनीति के लिए किसी तरह की समय ही नहीं था। और इससे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यशैली है शुरुआत के कुछ वर्षों में, आप वहां देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ये लोग सक्रिय राजनीति की जगह समय समय पे कभी इन लोगों का मीटिंग होता था और सरकार के सामने अपना मांग रखता था, पर सशक्त राजनीति इन लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके पास राजनीति के लिए समय ही नहीं होते हैं। सभी लोग लगभग अपने पेशे में, अपने जो इनकी कार्य है उनमें लगे हुए थे। दूसरा, इन लोगों की जो भाषा था, भाषा अंग्रेजी था, क्योंकि सब सफल व्यक्ति थे, सब बुद्धिजीवी लोग थे। और अंग्रेजी भाषा होने की वजह से क्या होता है कि इसमें जो जन सामान्य है, नहीं जो आम लोग है, जन सामान्य को ये प्रभावित नहीं कर पाता है। जन सामान्य को जोड़ने में असफल नहीं, जो आम लोग है, आम लोगों को ये लोग अपने साथ नहीं जोड़ पाते हैं। एक दिक्कत यहां भी आया था। दूसरा, इसकी कार्य करने की जो शैली है उसको हमने बता ही दिया। इसके कार्य करने का शैली क्या था? प्रार्थना एवं याचिका। प्रार्थना एवं याचिका का क्या मतलब हो गया कि सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे संवैधानिक तरीके से। अगर सरकार हमारी मांग को मानती है तो भी सही, नहीं मानते हैं तो भी सही, नहीं। तो इस तरह से ये सरकार के विरुद्ध किसी भी तरह के काम करने से अपने आप को रोकते थे और कभी भी सरकार के काम में बाधा उत्पन्न नहीं करते थे। कभी भी बहुत बड़े आंदोलन चलाने के प्रयास नहीं करता है ये लोग। अब हम ये देखते हैं कि 1885 से लेकर के 1905 के बीच भारत में एक ऐसी संस्था का निर्माण हो चुका है जो लगभग पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और शुरुआत के कुछ वर्षों में इन्होंने जो काम किया, वो काम क्या क्या किया इन्होंने और उससे क्या किस तरह की परिवर्तन देखने को मिला भारतीय राजनीति में, भारत के राजनीतिक व्यवस्था में, इसको हम समझते हैं। तो अगर हम उदारवादियों की योगदान की बात करें, जो मॉडरेट है, उदारवादी के योगदान, देखिए उदारवादी पर भले ही ये आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने प्रार्थना एवं याचिका की राजनीति की, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अब तक कोई भी संस्था का निर्माण नहीं हुआ है और जब कोई संस्था शुरू में बनती है तो उसकी कार्यशैली उतना एग्रेसिव नहीं हो सकता है और उतना इफेक्टिव भी नहीं हो सकता है। वो पहले ही दिन से सरकार के विरुद्ध बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते हैं, सरकार के विरुद्ध बहुत बड़ा प्रदर्शन का आयोजन नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे किसी संस्था का विकास होता है, लेकिन जो राष्ट्रवादी विचारे हैं वो कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सशक्त बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है और भारतीयों को एक मंच दिया जाता है जहां अब पूरे भारत के लोग एकजुट हो सकते हैं, अपने समस्याओं को समाधान के लिए एकजुट होकर के अब क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। इतनी जरूर कर दिया जिसने उदारवादी चरण के कांग्रेस ने अपने कार्य के द्वारा।
और इन कार्य में सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीति है, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना नहीं, तो इन्होंने राजनीतिक सुधार के लिए प्रयास तो किया ही, भले ही प्रार्थना के द्वारा ही किया, पर ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीति है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, उस पर इन लोगों ने जमकर क्या किया कि बहस शुरू हुआ भारत के अंदर और इन्होंने आलोचना किया। दादा भाई नेहरू उदारवादी चरण के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा, अनब्रिटिश पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इस पुस्तक के माध्यम से दादा भाई नेहरू जी ने बताने का प्रयास किया कि किस तरह से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जो धन है, भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो रहा है और भारत का धन भारत से ब्रिटेन की तरफ क्या हो रहा है कि पहुंच रहा है। नहीं, व्यापार के जरिए या राजस्व के जरिए या विकास के नाम पर ब्रिटिश शासन की नीति ऐसा था जिसने भारत के धन को निकाल करके कहां भेजना शुरू किया, ब्रिटेन भेजना शुरू किया। और जब हम बात करते हैं कि आर्थिक नीतियों की आलोचना करने की, तो केवल दादा भाई नेहरू जी नहीं थे, और जो कांग्रेस के नेता थे जिनमें कि आरसी दत्त का नाम आता है, वो भी उन्होंने भी एक पुस्तक लिखा। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने भी इस पर अपना एक पुस्तक लिखा, और इस तरीके से इन लोगों ने ये कोशिश किया कि भारत के जो धन है, ये धन का किस तरह से निष्कासन हो रहा है, भारत का धन किस तरह से निकल करके ब्रिटेन पहुंच रहा है और भारत आर्थिक रूप से किस तरह से कमजोर हो रहा है। दूसरा, अगर हम ये देखें तो इनका उद्देश्य भी था भारतीयों को आधुनिक राजनीति से इन्होंने परिचित कराया। राजनीति से परिचित कराया। देखिए, भले ही जो मॉडरेट फेज में काम करने वाले नेता थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम नहीं किया, बहुत बड़ा आंदोलन नहीं चलाया, पर उस समय भारत की जो साक्षरता की दर है, जो लिटरेसी रेट है, वो भी बहुत कम था। और ऐसे समय में भारतीय लोगों को जागरूक करना, भारतीय लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में बताना, लोगों को लोकतंत्र के विषय में बताना, अपने अधिकार के बारे में चर्चा करना मुश्किल काम था, पर कम मात्रा में ही सही, लेकिन इन्होंने भारतीय लोगों के अंदर आधुनिक राजनीति के बारे में बताना शुरू किया, चर्चा करना शुरू किया, और लोगों के अंदर राष्ट्रवादी विचारों को फैलाया और लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। उसके बाद संवैधानिक सुधार एवं भारतीय लोगों के अधिकार का मांग। नहीं, तो इन्होंने संवैधानिक सुधार करने का प्रयास किया। संवैधानिक सुधार करने का प्रयास का मतलब यहाँ ये हुआ कि संविधान को बदला जाए। नहीं, भारत के लोगों को भी सरकार चलाने में हिस्सेदारी मिले, प्रशासन चलाने में हिस्सेदारी मिले, और संविधान ऐसा हो, सरकार की कार्य करने की तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को लाभ मिले। भारत के केवल और केवल धन निकाल करके, भारत की पैसा निकाल करके, भारत की जो रिसोर्सेस है, संसाधन निकाल करके केवल सरकार ब्रिटेन नहीं भेजे, व्यापार के जरिए केवल ब्रिटेन नहीं भेजे, बल्कि भारत के विकास किस तरह से हो, भारत के लोगों के जीवन का विकास किस तरह से हो, ये भी कोशिश किया। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी प्रयास किया कि भारतीय लोगों को अधिकार भी मिले, क्योंकि ये होता ये था कि ब्रिटिश शासन के दौरान कभी भी भारतीय लोगों को अधिकार ब्रिटिश लोगों के बराबर में नहीं दिया जाता था। इसके कारण भी ये लोग ये मांग उठाते हैं। पर अब हम ये समझते हैं कि उदारवादी चरण के दौरान क्या क्या कमियां रही इनके कार्यशैली में, क्या क्या सीमाएं थी। उदारवादी के सीमाएं।
उदारवादी चरण की सीमाएं, यानी कि उदारवादी चरण के दौरान आखिर क्या क्या कमियां रही इन लोगों के कार्य करने के तरीके की। सबसे पहले तो जो उदारवादी लोग थे, राजनीति में क्रमिक परिवर्तन के पक्षधर, और राजनीति में क्रमिक परिवर्तन के पक्षधर होने का मतलब ये हो गया कि ये लोग ये चाहते थे कि सरकार के सामने अगर हम याचिका देंगे, अपनी मांग रखेंगे, तो समय के साथ साथ संवैधानिक सुधार होगा और भारत के राजनीति में परिवर्तन होगा और भारतीय लोगों को भी राजनीति में शामिल किया जाएगा। इसके कारण ये कभी भी सरकार के विरोध की नहीं करते हैं, सरकार के काम में कभी भी दखल नहीं देने का प्रयास करते हैं, न तो कभी धरना देते हैं, न ही ये लोग राष्ट्रीय आंदोलन या जन आंदोलन चलाने का प्रयास करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खामियां रही। पर शुरू में ही मैंने बताया कि चूंकि एक ऐसी संस्था बनी है पूरे देश के लिए, इतनी विविधतापूर्ण देश में, और एक साथ जब इस तरह की संस्था बनती है तो शुरुआती समय में बड़ी बड़ी चीजें नहीं की जा सकती हैं। सरकार के खिलाफ एक बहुत मजबूत आंदोलन की शुरुआत नहीं किया जा सकता है। तो शुरुआती चरण में भले ही इन्होंने विकास में समय लिया, पर ये कर सकते थे कि 5 साल 10 साल तक सरकार के सामने अपनी बातें रख सकते थे, और अगर सरकार इनकी मांगे पूरा नहीं करते तो एक मजबूत राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत कर सकते थे। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उदारवादी लोगों पर यह आरोप लगता है कि इन्होंने ज्यादा प्रयास नहीं किया राजनीतिक बदलाव के लिए भारत में। दूसरा अगर देखें तो ये जनता के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, जनता के शक्ति में विश्वास नहीं। विश्वास नहीं, इन लोगों को ये लगता था कि भारत की जनता किसी भी तरह के परिवर्तन में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि न तो उसके पास ज्यादा राजनीतिक समझ है और न ही उनको अपने अधिकार के बारे में ज्ञान है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हमारे देश में क्या था, साक्षरता नहीं था। इस वजह से ये जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं करते हैं, बल्कि इनका ये मानना है कि परिवर्तन कौन करेगा, शिक्षित लोग ही परिवर्तन कर सकते हैं, शिक्षित लोग के द्वारा ही राजनीतिक परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरी खामियां अगर हम देखें तो सबसे दूसरी खामियां इनकी क्या था कि भारत की जो अवनति है, भारत की जो अवनति है या भारत की जो समस्याएं हैं, भारत के अंदर जो समस्या है, इस समस्या के लिए ये ब्रिटिश सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते थे। ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार नहीं, बल्कि ब्रिटिश अधिकारी को ये ज्यादा जिम्मेदार मानते थे भारत की समस्याओं के लिए, भारत के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसके लिए। इसलिए भी उदारवादी चरण के जो नेता है उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, उनकी आलोचना किया जाता है, क्योंकि अगर भारत में नीति लागू किया जा रहा है ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, तो वो कहीं न कहीं ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जा रहा है। और ब्रिटेन में भले ही लोगों के पास आजादी था, भले ही लोगों के पास समानता का अधिकार था, पर भारत में कभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ये कोशिश नहीं किया कि भारतीयों को भी अंग्रेज के बराबर अधिकार दिया जाए और भारत की उन्नति हो, इसके लिए कभी भी प्रयास नहीं किया। तो अगर ये लोग ब्रिटिश सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते थे, तो इस कारण इसकी आलोचना की जाती है। और इनका सामाजिक आधार कौन था? कुछ लोग वकील थे और कुछ लोग पत्रकार थे। इस वजह से ये लोग कभी भी सक्रिय राजनीति में पूरी तरीके से नहीं आते हैं, हमेशा अपने पेशा को महत्व ज्यादा देते हैं और राजनीति में इनके पास कम समय होता है। इसके कारण भी क्या किया जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण का फेज है, जिसको उदारवादी चरण कहते हैं, मॉडरेट फेज कहते हैं,
इस फेज के नेता का या इस फेज के लोगों के द्वारा जो कार्यशैली था उसकी आलोचना की जाती है।